तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के टॉप 20 ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर देंगे। यानी कि आपकी जो रोज़ाना बोले जाने वाली इंग्लिश है उसमें जो वोकैब आप यूज करते हैं ये वही वाले वर्ड्स हैं जो कि आप जो अटक जाते हैं ना सेंटेंस को बनाते बनाते। तो आज के बाद जब आप इन वर्ड्स को समझ जाओगे, अच्छे से इनका इस्तेमाल करना सीख लोगे तो आप कभी नहीं अटकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारा मींट टू बी। मींट टू बी का मतलब होता है कोई चीज किसी के लिए होती है। जब कोई चीज किसी चीज के लिए बनी होती है, जैसे आप बोलते हैं ना भाई खेल तो खेलने के लिए बने होते हैं ना, चाय तो पीने के लिए ही होती है, या फिर वो तो देखने के लिए ही होती है। तो मतलब कोई चीज किसी चीज के लिए होती है, तब आप मींट टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर रहेगा सेंटेंस का, उसमें आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको मींट टू बी का इस्तेमाल करना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर जो टू बी लगा हुआ है इसके कारण ये जो सेंटेंस होगा ये आपको पैसिव की तरह दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। आपने देखा होगा जैसे कि चाय पीने के लिए ही होती है ना, पीने के लिए ही तो होती है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी टी इज मींट टू बी ड्रंक, है ना। जो चाय होती है वो पीने के लिए ही तो होती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर फिल्म देखने के लिए होता है या फिर फिल्म देखने के लिए होती है। अब कई बार आप बोलते हैं ना भाई फिल्म देखने के लिए तो होती है, जब आपके घर वाले आपको बोलते हैं क्या दिन भर फिल्म देखता रहता है, तो आप बोल सकते हैं फिल्म देखने के लिए ही तो होती है ना। तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे फिल्म्स आर मींट टू बी वॉच्ड। ठीक है, तो फिल्म्स जो होती हैं वो देखने के लिए होती हैं, फेंकने के लिए थोड़ी होती हैं। ठीक है, देखने के लिए बनाया जाता है उनको। इसी तरह से कोई भी ऐसी चीज है जो आप बोलना चाहते हैं, जैसे कि खेल तो खेलने के लिए ही होते हैं, है ना, और ये तो मजाक करने के लिए होता है, ये तो देखने के लिए होता है, ये तो पीने के लिए होता है, ये तो खाने के लिए ही होता है। तो कोई चीज किसी चीज के लिए जब होती है तो आप मींट टू बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाउंड टू। बाउंड टू का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है होना ही है या फिर निश्चित है। मतलब कोई चीज होनी ही है, मतलब ये तो मतलब उस पर बाउंडेशन लग गई। आप बोलते हैं ना कई बार उस पर तो बाउंडेशन लगी हुई है, वो नहीं हो सकता। मतलब कोई चीज होनी ही है या फिर कोई चीज होना निश्चित है, तब आप बाउंड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लगाना है। आपका जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो आपको लगाना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बन सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपने टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। नेक्स्ट है बाउंड टू। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए ये तो होना ही था, मतलब ये तो होना ही था, मतलब ये होना निश्चित था, है ना। अब ये पास्ट का सेंटेंस है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं ये तो होना ही है, तब ये प्रेजेंट का बन जाएगा। अब प्रेजेंट और पास्ट आपके हेल्पिंग वर्ब के द्वारा चेंज हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इट वाज बाउंड टू हैपन, है ना, तो इसका मतलब है कि ये तो होना ही था। यदि आपको इसको प्रेजेंट में लेकर जाना है ना, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वाज, इसको आपको इज एम आर में बदल देना है। अब ये आपको पता चलेगा सब्जेक्ट को देखकर कि इज लगेगा, एम लगेगा या फिर आर लगेगा। तो इट के साथ इज आता है तो हम प्रेजेंट में बनाने के लिए बोल सकते हैं इट इज बाउंड टू हैपन, मतलब ये तो होना ही है, तब आप प्रेजेंट में बोलोगे। पास्ट में वाज वर और प्रेजेंट में इज एम आर। जैसे कि उसे तो आना ही है, मतलब उसका आना तो भैया निश्चित है, वो तो आएगा ही आएगा, है ना। तुमने बोल ही ऐसी तरह से दिया उसको कि वो आए बिना नहीं रुक सकता, उसे तो आना ही है, तो कैसे बोलेंगे ही इज बाउंड टू कम, मतलब वो तो आएगा ही। मतलब बाउंड मतलब एक तरह से वो बंधन में है कि भैया ऐसा तो होगा ही। ठीक है, तो तब आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाउंड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा इवन नाउ। इवन नाउ का मतलब होता है अभी भी। इवन नाउ का मतलब होता है अभी भी। अब कई बार आप बोलते हैं ना जैसे वो अभी भी सो रहा है, वो अभी भी इस काम को कर रहा है, वो अभी भी तुमसे नाराज है, तो अभी भी के लिए आप इवन नाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप स्टिल का इस्तेमाल भी करते हैं, है ना, लेकिन आप इवन नाउ का देखिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपकी जो वर्ब है वो आएगी, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, और सबसे लास्ट में आपको लिखना है इवन नाउ। जैसे कि राहुल अभी भी चाय पीता है, तो हम बोल सकते हैं राहुल ड्रिंक्स
टी इवन नाउ, मतलब राहुल अभी भी चाय पीता है। या फिर आप स्टिल के द्वारा भी बना सकते हैं, राहुल स्टिल ड्रिंक्स टी, राहुल अभी भी चाय पीता है। तो इस तरह से आप इवन नाउ का इस्तेमाल करेंगे अभी भी वाले सेंस में, या फिर आप स्टिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि वो स्टिल इस काम को करता है, अभी भी इस काम को करता है। उसके बाद मैं अभी भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब किसी ने आपसे बोला भाई तुम तो इंग्लिश सीख गए होंगे, आपने बोला नहीं यार मैं तो अभी भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मतलब आपने अभी सीखी नहीं है, अभी आप सीख ही रहे हैं, कंटिन्यूटी में है एक्शन। तो बोल सकते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश इवन नाउ, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब है कि आपने कोई कार्य था जो पास्ट में स्टार्ट किया था और वो अभी भी जारी है, अभी भी आप उस कार्य में लगे हुए हो उसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो वहां पर अभी भी वाले सेंस को या तो आप स्टिल के द्वारा दिखा सकते हैं या फिर आप इवन नाउ के द्वारा दिखा सकते हैं। तो इवन नाउ भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ पर दो चीजें कवर हो गई हैं, एक तो इवन नाउ और एक स्टिल का इस्तेमाल भी हमने देख लिया है कि किस तरह से स्टिल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीप या फिर कीप ऑन। देखिए कीप और कीप ऑन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको कीप याद आए तो कीप लगा देना, कीप ऑन याद आए तो कीप ऑन लगा देना, ठीक है। इनका मतलब होता है कोई काम करते रहना। जब आप कोई काम करते ही रहते हैं, है ना, मान लो सुबह से आप खा ही रहे हैं तो आपके मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मैं सुबह से खाता ही रहता है, कुछ करता ही नहीं है ना। तो कोई काम करते ही रहना, वहां पर आप कीप या कीप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, करते रहना मतलब कंटिन्यूटी को दिखाता है, और जब कोई चीज कंटिन्यूटी को दिखाती है तो वर्ब में आईएनजी लगेगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कीप ऑन या फिर कीप, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वो खेलता रहा है, मतलब वो खेलता रहा है, उसने पूरे दिन भर कुछ नहीं किया, वो बस खेलता ही रहा, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, ही कीप्स प्लेइंग, यानी कि वो खेलता रहा है, खेलता रहता है, जो भी आपको बोलना है अपने हिसाब से बोल सकते हैं। वैसे इसकी सही इंग्लिश की जो हिंदी बनेगी वो बनेगी वह खेलता रहता है, ही कीप्स प्लेइंग, ठीक है। या फिर वो खेलता रहा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए वो क्रिकेट खेलने गया था और जब से मैच स्टार्ट हुआ और मैच जब तक एंड हुआ तब तक वो खेलता ही रहा। उस टाइम की कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए भी आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप हिंदी में भी ऐसा ही करते हैं, किसी एक सेंटेंस को आप बहुत सारी जगहों पर उपयोग कर देते हैं अलग अलग सेंस निकाल कर। तो उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, आप इसको वर्ड मीनिंग की तरह मत समझिए, ठीक है। राहुल सारी रात मोबाइल चलाता रहता है, मतलब राहुल पूरी रात मोबाइल चलाता रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है लड़का। घर वाले तो बोलते होंगे कई बार, किसी का नाम राहुल होगा तब कि भाई ये पता नहीं क्या करता रहता है, पूरी रात भर मोबाइल चलाता रहता है, इसका रूम का बल्ब भी जला हुआ रहता है ना। तो कैसे बोलेंगे, राहुल कीप्स ऑपरेटिंग मोबाइल थ्रू आउट द नाइट। अच्छा, सारी रात, सारी, सारा, पूरा, है ना, इन सब के लिए हम थ्रू आउट का इस्तेमाल करते हैं। राहुल कीप्स ऑपरेटिंग मोबाइल थ्रू आउट द नाइट, राहुल सारी रात मोबाइल चलाता रहता है। तो इस तरह से कीप और कीप ऑन इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर कीप जो है ऑन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसकी ही फॉर्म है ये केप्ट ऑन, करते रहा। ये तो था प्रेजेंट के सेंटेंसेस को दिखाने के लिए, ये है पास्ट के सेंटेंसेस को दिखाने के लिए कि कोई पास्ट में किसी काम को करते रहा, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको केप्ट ऑन लिखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। राहुल पूरे दिन इंग्लिश ही पढ़ता रहा, मतलब यार उसने कुछ काम ही नहीं किया, पूरे दिन भर इंग्लिश ही पढ़ता रहा, इंग्लिश के सिवा उसने कोई काम नहीं किया दूसरा। तो कैसे बोल सकते हैं, राहुल केप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश थ्रू आउट द डे, राहुल पूरे दिन इंग्लिश ही पढ़ता रहा, अंग्रेजी ही पढ़ता रहा, इसके सिवा उसने कुछ काम नहीं किया। वो उसे देखता ही रहा, तो हम बोल सकते हैं ही केप्ट ऑन वॉचिंग दैट, ही केप्ट ऑन वॉचिंग दैट, वो उसे देखता ही रहा, मतलब देखता ही रहा। एक तरह से कह सकते हैं किसी को घूरना, मतलब यार उसने नजर भी नहीं उठाई, देखता ही रहा। तो ही केप्ट ऑन वॉचिंग दैट, ठीक है। अब यहाँ दैट के स्थान पर यदि आप किसी का नाम लिखना चाहते हैं तो आप नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाउंड बाय, ठीक है। अभी पहले हमने पढ़ा था बाउंड टू, अब हम पढ़ रहे हैं बाउंड बाय, जिसका मतलब होता है बंधा हुआ है या फिर मजबूर है, किसी के द्वारा मजबूर है, ठीक है। बाय का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा।
तो स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बाउंड बाय और OW का मतलब है अदर वर्ड्स। ठीक है, मैं उससे बंधा हुआ हूँ, मैं उससे क्या किया हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ। मतलब यार मैं कुछ अपने आप से नहीं कर सकता, मैं उससे बंधा हुआ हूँ। तो आई बाउंड बाई हर, आई बाउंड बाई हर, मैं उससे बंधा हुआ हूँ। और यहाँ पर यदि हम इसको पास्ट में लेकर जाएंगे तो हम बोल सकते हैं आई बाउंडेड बाई हर, मैं उससे बंधा हुआ था, ये पास्ट का हो गया। ठीक है, पापा काम से बंधे हुए हैं, मतलब काम से घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं। कई बार आप बोलते हैं ना यार पता नहीं सुबह से शाम तक मैं काम से घिरा रहता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो किसी चीज से घिरे रहना, किसी चीज से बंधे रहना, या किसी चीज के कारण मजबूर रहना। तो पापा काम से बंधे हुए हैं, तो बोल सकते हैं पापा बाउंड बाय द वर्क, या फिर आप बोल सकते हैं पापा बाउंडेड बाय द वर्क। ये पास्ट का हो जाएगा, ये प्रेजेंट का। ये पास्ट का क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने इसको इसकी सेकंड फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया है ना। अब देखिए ये वैसे कौन सा सेंटेंस है, ये है पास्ट के इंडेफिनिट का, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी, एक ही वर्ड होता है इसका, ऑल्सो का मतलब भी। स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑल्सो वर्ब और फिर अदर वर्ड्स। वो भी सो रहा है ना। कई बार आप बोलते हैं ना भाई मैं भी सो रहा हूं और वो भी सो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ही इज ऑल्सो स्लीपिंग। प्रेजेंट के कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ही इज ऑल्सो स्लीपिंग, वह भी सो रहा है। मान लीजिए कि आपके घर आया किसी व्यक्ति का फोन, चलो आपके भाई आपके आपके दोस्त का आ गया। ठीक है, अब आपका दोस्त बोल रहा है भाई क्या कर रहे हो, चलो ना मेरे संग। आपने बोला यार मैं तो सो रहा हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, अपने भाई को भेज दो। आपने बोला यार वो भी सो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ही इज ऑल्सो स्लीपिंग। ठीक है, वो भी सो रहा है। पापा भी आ रहे हैं, तो मतलब पापा भी आ रहे हैं, इसका मतलब है पापा के साथ और कोई भी है ना, इसका मतलब यही है ना। तो बोल सकते हैं पापा इज ऑल्सो कमिंग, है ना, पापा भी आ रहे हैं। तो ऑल्सो का मतलब है भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ। तो यहाँ पर दो काम आपको दिखाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको पहला काम दिखाना है फर्स्ट वर्क, फिर लिखना है ऑन दी अदर हैंड, फिर सेकंड वाला जो वर्क है आपको वो दिखाना है। वह फोन चला रहा है लेकिन दूसरी तरफ वो पढ़ रहा है। वह फोन चला रहा है और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो कैसे बोल सकते हैं कि वो फोन चलाते हुए पढ़ रहा है ना। तो बोल सकते हैं ही इज ऑपरेटिंग फोन, वह फोन चला रहा है, बट ऑन द अदर हैंड ही स्टडीज। अदर हैंड वो पढ़ रहा है, या फिर आप यहाँ पर ही इज स्टडिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको लिखना है आप अपने हिसाब से अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। पापा टीवी देख रहे थे लेकिन दूसरी तरफ उन्हें काम करना था, मतलब यार उन्हें काम करना था परंतु वो टीवी देख रहे थे। ठीक, कैसे बोल सकते हैं पापा वॉज वॉचिंग टीवी बट ऑन द अदर हैंड ही हैड टू डू वर्क। ही हैड टू डू वर्क, परंतु दूसरी तरफ उन्हें क्या करना था, काम करना था। तो इस तरह से आप ऑन दी अदर हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी तरफ वाले सेंटेंसेज में, कि एक काम को करते करते वो दूसरी तरफ वो काम कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राइट अवे। राइट अवे का मतलब होता है अभी के अभी, बिल्कुल अभी, फौरन। मतलब कई बार बोलते हैं ना अभी के अभी जाओ, बिल्कुल अभी जाओ, फौरन चले जाओ, है ना। या फिर अभी के अभी आ जाओ, बिल्कुल अभी, फौरन आ जाओ। तो ये अभी के अभी, बिल्कुल, फौरन, आप राइट अवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स और फिर राइट अवे का आपको इस्तेमाल करना है। वह अभी आएगा, मतलब वो अभी के अभी आएगा, है ना। कैसे बोलेंगे, ही विल कम राइट अवे। अब मान लीजिए कि आपकी बहस हो गई किसी से और उसने बोला यार वो आज नहीं आएगा, वो कल आएगा। आपने बोला वो अभी के अभी आएगा, इसी टाइम आएगा, इसी वक्त आएगा, फौरन आएगा, बिल्कुल अभी आएगा। तो अब बोल सकते हैं राइट अवे के द्वारा ही विल कम राइट अवे। ठीक है, वो मेरा फोन मतलब वो मेरा काम जाते ही करेगा, मतलब तुम जाओ और अभी के अभी वो मेरा काम कर देगा, बिल्कुल अभी कर देगा, फौरन जाते ही मेरा काम कर देगा। तो मतलब आप अपनी मतलब वो दिखा रहे हैं कि आपकी पावर कितनी है ना। कैसे बोलेंगे, ही विल डू माई वर्क राइट अवे। ही विल डू माई वर्क राइट अवे, वो अभी के अभी मेरे काम कर देगा, जाते ही कर देगा, फौरन कर देगा, जल्दी चले जाओ, है ना। तो इस तरह से आप राइट अवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी के अभी, बिल्कुल अभी, फौरन। नेक्स्ट है हमारा इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी। इवन देन का मतलब क्या होता है, फिर भी। देखिए सेंटेंस पहला लिखना है, उसके बाद इवन देन, फिर दूसरा सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि दो सेंटेंस होंगे इनमें। मैं बुरा हूं फिर भी मैं जाऊंगा। मैं बुरा हूं, मुझे पता है मैं बुरा हूं, फिर भी मैं जाऊंगा। तो कैसे बोल सकते हैं, आई एम बैड बॉय, इवन देन आई विल गो देयर। मैं बुरा हूं फिर भी मैं वहां
जाऊंगा। वह अमीर है फिर भी ईमानदार है। भैया अमीर है परंतु ईमानदार है, अच्छा है। जो झाड़ू संघर्ष है ना, कर्मठ सुना होगा आपने, मतलब सब कुछ है, सारे गुण है उसमें, ऐसा नहीं है घमंड वमंड नहीं है उसमें, ठीक है, अमीर है वो। तो बोल सकते हैं ही इज रिच इवन देन ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो वो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं इवन देन के द्वारा।